हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 14 सिमेट्री। अगर आपको इस चैप्टर को समझना है ना, तो इसके लिए जो मैं अभी इसके बेसिक्स आपको समझाऊंगा ना, उसको समझ लेना। अगर वो समझ में आ गया तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री, उसके बाद हम पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री, देन हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, और जो रोटेशनल सिमेट्री है उसमें भी आगे 3 पार्ट्स आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लाइंस ऑफ सिमेट्री से शुरू करते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन दैट कट्स शेप एग्जैक्टली इन हाफ। मतलब किसी शेप को वो लाइन क्या करेगी, हाफ में डिवाइड कर देगी, उसी को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। जैसे इसमें देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन लेके जाऊं तो ये एग्जैक्टली उसको हाफ में डिवाइड कर देती है। उसके बाद अगर मैं एक लाइन यहां से लेके जाऊं तो तब भी ये एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से एक लाइन यहां से भी आएगी, थोड़ी सी गलत चली गई है, बट ये भी उसको एग्जैक्टली हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगी। और ये वाली ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आपसे पूछ ले कि उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, उसका ऑर्डर कितना होता है, तो वो होता है 3, क्योंकि आप यहां पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह से अलग अलग शेप्स की अलग अलग नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक टेबल बना लेते हैं, उसके ऊपर मैं आपको लिख देता हूं कि सब में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, और उनको आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर पेपर में आप खुद से भी बना सकते हो। आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। याद कर लोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए पहले टेबल बना लेते हैं। तो ये है हमारी कुछ फिगर्स, साथ मैंने लिखी हैं। उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, क्या उसका ऑर्डर है, वो सब लिखा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, स्केलर में 0, रेक्टेंगल में 2, रोम्बस में भी 2, पैरेललोग्राम में भी 0, क्वाड्रिलेटरल 0, सर्कल इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें कुछ फिगर्स मैंने ऐड नहीं करी है। वो सारी की सारी फिगर्स कौन सी हैं, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन, और एक और बात है जिसका मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा। 2 बातें हैं, दोनों की दोनों नोट करके रख लेना और उनको याद रखना, क्योंकि वो आगे जाके आपको काम आएगी। तो चलिए वो पढ़ते हैं अब। तो नोट 1 हमारा आता है, अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स हैज n नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी सारी की सारी इक्वल होती हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने जब इक्विलेटरल ट्रायंगल ली थी तो उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी आई थी, 3 आई थी। इसकी साइड्स कितनी है, 3। तो देखो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 ही आता है, जिससे ये रेगुलर पॉलीगन n साइड्स हैज n नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री प्रूव हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो उसमें 4 साइड्स होती हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री उसकी कितनी होंगी, 4 ही होंगी। तो ये चीज को याद रख लेना। ये जो सेकंड बात है ना, ये जो सेकंड मतलब नोट करने वाली बात है, ये आपकी आगे वाला जो टॉपिक है उसमें काम आएगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो मिरर रिफ्लेक्शन है ना, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आपको बस ये याद रखना है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। जैसा हम मिरर में, अगर देखो, अगर मैं यहां पे ऐसे करके एक मिरर रख दूं, क्या मुझे मिरर और इसमें दोनों में ट्रायंगल पूरी मेरे को दिखाई देगी या नहीं देगी, ये आप देखना है एक बार चेक करके। यहां पे ऐसे करके मिरर रखना, जितनी ये ट्रायंगल है उतनी ही आपको किसमें दिखेंगी, मिरर में भी दिखेंगी। उससे क्या हो जाएगी, जो आपकी ट्रायंगल है वो पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्लोजली रिलेटेड है मिरर रिफ्लेक्शन में।
इसमें कुछ अल्फाबेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, हम फिगर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिगर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको मिरर रिफ्लेक्शन के बारे में पूछता है तो वो एग्जैक्टली आपको लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में ही पूछ रहा है, लेकिन अल्फाबेट्स की जो मिरर रिफ्लेक्शन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, अल्फाबेट्स जिनमें वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमें दिखती है तो वो है AHI, ये सारे के सारे जितने भी अल्फाबेट्स दिखे हैं इनमें वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन दिखेगी आपको, और जिसमें हॉरिजॉन्टली दिखेगी आपको वो है BCD, ये सारे के सारे। अब ये समझने वाली बात है कि वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्शन बनेगी कैसे। दूसरी बात, मैंने आपको पहले ही बोला था जो रिफ्लेक्शन मिरर रिफ्लेक्शन सिमेट्री है वो किसके क्लोजली रिलेटेड है, हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। दैट मीन्स यहां पे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन लगाऊं तो क्या मुझे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन लगाऊं तो क्या ये हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो ए ऑब्वियसली हाफ में डिवाइड होता है। अगर मैं ऐसे कर दूं, ए मेरे पास ऐसे बना हुआ है, इसके सेंटर में यहां आके एक मैं मिरर लगा दूं तो हाफ तो आपको दिख ही रहा है, हाफ आपको किसमें दिखेगा, मिरर में दिखेगा, जिससे ए क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मिरर रिफ्लेक्शन वो होती है जो उसको कंप्लीट करती है। मिरर रिफ्लेक्शन जानने के लिए आपको जस्ट और जस्ट उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पता होनी चाहिए, और कुछ करने की याद करने की जरूरत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। मिरर रिफ्लेक्शन में ये नहीं कि मिरर रख के देखो, जस्ट लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो, आपको अगर हाफ पार्ट मिल जाता है तो वो है। अब देखो यहां पे एच, देखो यहां पे अगर मैं एच को इस तरह से डिवाइड करूं तो मुझे मिल जाता है, अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूं तब भी तो मुझे एच ही मिलेगा ना वहां पे, और क्या मिलेगा, मिरर रिफ्लेक्शन में तो यही मिलेगा ना मुझे। ऑब्वियसली इसका हाफ पार्ट मुझे दूसरी साइड में मिल जाएगा। तो एच एक ऐसा अल्फाबेट है जिसका हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्शन भी होती है और वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन भी होती है। उसी तरह से आई भी एक ऐसा अल्फाबेट है, ओ एंड एक्स, ये चार के चार ऐसे अल्फाबेट हैं जिसमें आपको वर्टिकली मिरर रिफ्लेक्शन भी दिखेगी और हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्शन भी दिखेगी। तो इन चारों को याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के भी अपने आप याद हो जाएंगे अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो है रोटेशनल सिमेट्री। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा आता है रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें करना क्या है, हम फिगर से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि रोटेशनल सिमेट्री बेसिकली होती क्या है। तो वंस अगेन हम कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, यहां तक हमने बना दी। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, यहां पे देखो ये इसका सेंटर मान लेते हैं और ये मान लेते हैं पॉइंट पी। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री बेसिकली क्या है, जब इसको हम रोटेट करें ना तो वही सेम फिगर हमें दोबारा से मिल जाए। तो देखो अगर मैं इस पी पॉइंट को रोटेट करके, मतलब इस ट्रायंगल को पूरा रोटेट करके इस पॉइंट को पी यहां पे लेके आता हूं तो ये रोटेट होती है, लेकिन कौन से एंगल पे ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले आप सिर्फ रोटेशन देखो। देखो ये वाली चीज यहां पे आ जाएगी, ये वाली चीज यहां पे आ जाएगी, तो मुझे पूरी की पूरी ट्रायंगल दोबारा से मिल जाएगी। देन अगेन मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये वाला पॉइंट पी यहां से आके यहां पे आ जाएगा। उसके बाद लास्ट बार मैं रोटेट करूंगा तो जहां से वो शुरू हुआ था पी पॉइंट वहीं पे फिर से वापस पहुंच जाएगा। तो मेरा ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आया इसमें, मेरा ऑर्डर ऑफ रोटेशन आया 3। अब अगर आपको एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए ना तो आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करनी है। उसके बाद आपको पता है पूरा कंप्लीट फुल टर्न कितना होता है, पूरा कंप्लीट अगर मैं सर्कल बना दूं तो कितना एंगल बनता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री से उस 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन को आपको डिवाइड करवाना है, जो आपका आंसर आएगा वही आपका एंगल ऑफ रोटेशन आएगा। दैट मीन्स जब मैंने इसको रोटेट करके यहां पे लेके आया था तो मैंने कितना इसको मूव करवाया था, कितना रोटेट करवाया था, वो मैंने करवाया था 120 डिग्री के एंगल से। ठीक है, 120 120 120, जिससे 360 पूरा हो जाता है। तो आपको एंगल ऑफ रोटेशन यहां से पता चल जाएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपको अपने आप फाइंड करना पड़ेगा, बाकी मैं सारे के सारे सबके बता दूंगा। और सेंटर कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको अभी बताता हूं।
तो ये है हमारी फिगर्स के नाम, ये है उनका रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर और ये है उनका सेंटर ऑफ रोटेशन। देखो आइसोसेलेस को अगर हम सेंटर रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर उसका देखें तो 1 है और उसका इंटरसेक्शन कहाँ, मतलब सॉरी सेंटर कहाँ पे होता है, वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। जहां पे आके मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। स्केलन का तो भाई ऑर्डर ही कुछ नहीं है तो इसको तो छोड़ ही दो। उसके बाद पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, 2 होता है इसका ऑर्डर और इसका इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होता है सेंटर ऑफ रोटेशन। जहां आके डायगोनल्स आके इंटरसेक्ट करते हैं वही उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। सर्कल का इन्फानाइट इसमें भी, ठीक है, रोम्बस का 2 है, रेक्टेंगल का भी 2 है और इंटरसेक्शन बिल्कुल एज सेम एज पैरेललोग्राम में होगा। अब मैंने यहां पे फिर से कौन सी चीजें ऐड नहीं करी है, मैंने यहां पे रेगुलर पॉलीगन एक बार फिर से ऐड नहीं करे हैं, किसमें, रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर में। तो मैंने जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई थी तो आपको रोटेशन सिमेट्री कितना दिया था, 3 दिया था। 3 साइड्स हैं तो 3 ही रोटेशन ऑफ सिमेट्री है। अगर एक रेगुलर पॉलीगन का आपको पूछा जाता है कि उसका रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर क्या है तो वो होगा उसकी नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल, ठीक है। अगर स्क्वायर आ जाता है तो 4 होगा, इसी तरह से हेक्सागन आ जाता है तो 6 होगा, पेंटागन आ जाता है तो 5 होगा, इस तरह से चलता रहे। तो यहां पे फिर हमारी सारी की सारी इंट्रोडक्शन जितनी थी वो खत्म हो जाती है। अगर कुछ बचा होगा, बाई चांस भूल गया होगा, तो वो अगर क्वेश्चन में आएगा तो मैं क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। तो अब हम करते हैं वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अ स्क्वायर हैज डैश लाइन्स ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर का एक पॉलीगन है तो पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, तो 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर ए फिगर लुक्स लाइक सेम एज एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब 60 डिग्री घुमाने के बाद वो उसी सेम शेप की लगती है। एट व्हाट अदर एंगल विल दिस हैपन फॉर द फिगर। अगर 60 पे एक लग रहा है तो एक 120 पे लगेगा, एक 180 पे लगेगा, एक 240 पे लगेगा, फिर 300 पे लगेगा एंड देन 360 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे सिर्फ 120 दिया है तो 120 इसका आंसर है। द डैश ट्राइंगल हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल ऑर्डर ऑफ 1। तो कौन सी वाली वो ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल है हमारी आइसोसेलेस triangle. Which of the following letter has reflectional symmetry about both horizontal and vertical mirrors? Vertical और horizontal दोनों वाली कौन सी है, तो D आपको दिख रहा होगा, H, तो H इसका आंसर है। What is the order of rotational symmetry of the given figure? अब इस फिगर को ध्यान से देखो, अगर मैं इसको घुमा के दोबारा से यहां पे लेके आऊं, दैट मीन्स इसको मैं 180 डिग्री रोटेट करूं तब जाके ये एक ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मुझे रोटेशनल सिमेट्री देती है। तो दूसरी बार जब मैं करूंगा तो वो वही जगह पे आ जाएगी जहां से वो चली थी। तो दैट मीन्स इसकी रोटेशनल ऑर्डर क्या है, वो है 2 यहां पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ध्यान रखना ये फिगर तभी उसने सर्कल्स, देखो सॉरी ये जो फिगर में कलर्स दिए हैं वो अलग अलग दिए हैं, तो आपको उसी तरह से रोटेट मींस फिगर वही सेम बननी चाहिए, दैट्स इट, ये चीज याद रखना। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। इनमें से कौन सी ऐसी फिगर है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है, तो ध्यान से देखो इसको और ये आंसर आप मुझे बताना, ठीक है। ये 2 फिगर्स हैं, ओके, एंड ये 2 फिगर्स हैं, ठीक है। इनमें से कौन से वाले में लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आप मुझे बताओगे। हम करते हैं 7th क्वेश्चन। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। रेगुलर पॉलीगन्स हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब आप इसका आंसर तो दे सकते हो लेकिन मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब पता हो। तो मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है एक से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री होना। तो रेगुलर पॉलीगन हम कहां से शुरू करते थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल से, उसमें 3 होते थे, बाकियों में तो ऑब्वियसली ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, इसीलिए रेगुलर पॉलीगन्स में मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं। अब आ जाते हैं बी ऑप्शन पे, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 120 डिग्री। तो यस, ये वाला तो क्वेश्चन हमने करा था, इसीलिए ये तो करेक्ट है बिल्कुल। सी ऑप्शन पे चलते हैं, शेप्स दैट आर सेड टू हैव अ रोटेशनल सिमेट्री। जिन शेप की रोटेशनल सिमेट्री होती है,
अब अगर इसमें आप आइसोसेलेस और स्केलन ट्रायंगल को काउंट करोगे तो आप गलत हो, उनकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है क्योंकि वो डायरेक्ट ही 360 घूम के दोबारा से वहीं पे उसी शेप में आ जाते हैं। तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री कहां से हुई, वो तो पूरा ही घूम गए ना 360। तो इसीलिए उनको काउंट मत करना, बाकी फिगर्स को काउंट करना। और आपको आगे जो लिखा है कि मस्ट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1, इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर भी यस है, तो ये भी करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें ढूंढो, मिलेगी नहीं कभी भी, जहां मर्जी से लाइन लगा लो आपको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मिलेगी ही नहीं, लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें मिलेंगी नहीं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिल रही है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी कितनी होगी, 0। COD ऑप्शन बन गया। उसके बाद पढ़ते हैं एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। देखो इसको घुमाओगे ये यहां पे आएगा, फिर घुमाओगे ये यहां पे आएगा, फिर घुमाओगे तो ये वाली जो यहां पे थी यहां पे आई एंड यहां पे फिर से आ जाएगी। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट पे चलो। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट मस्ट बी एडेड सो दैट लाइन AB बिकम्स अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए ये हमें फिगर गिवन थी, ये फिगर में ये वाले बॉक्सेस दिए हुए थे, बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री भी दी है और इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए कहता कितने आपको बॉक्सेस चाहिए। देखो एक तो मुझे यहां पे चाहिए और एक इसी के साथ में चाहिए, तो 2 तो मैंने बना लिए। उसके बाद और कहां पे चाहिए, ये देखो एक यहां पे चाहिए मुझे, उसके बाद एक यहां पे भी चाहिए और एक यहां पे भी चाहिए। तो 1 2 और 3 ये भी हो गए, टोटल कितने बन गए, 5। लेकिन यहां पे जगह खाली है और यहां पे ऑलरेडी बॉक्स दिया हुआ था, तो एक यहां पे भी तो आप बनाओगे ना, तो एक और प्लस कर दो तो टोटल कितने बन जाते हैं, 6 बॉक्सेस। एंड 6 बॉक्सेस से आपकी रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसको यहां पे बनाना था, ठीक है। अब देखो प्रॉपर रोटेशनल सिमेट्री हमारी कंप्लीट हो रही है। तो हमें कितने स्क्वायर बॉक्सेस चाहिए, 6 चाहिए। इसका ऑप्शन सी राइट है। तो अभी देखिए हमारा 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। इसको रोटेट करो, मिलेगा आपको आर दोबारा से, पूरा 360 पे घुमाने के बाद ही मिलेगा। तो मोर देन 1 आएगा नहीं, बी के साथ भी यही होगा और एफ के साथ भी यही होगा। टोटल ये लेटर्स हैं 10, 3 तो मैंने इसमें से ही निकाल दिए। बचे कितने हैं, 7। एक आधा मैं और निकाल देता हूं यहां से, पी। तो कितने बचे, 6। मतलब 6 से ज्यादा वाला तो आंसर होगा ही नहीं ना। तो 8 7 9 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। सारे के सारे लेटर्स देखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन भी देख लेना एक बार। अब आ जाते हैं अचीवर सेक्शन में, और अचीवर सेक्शन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 11th है, रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट। जो रोटेशन होता है, करते हैं जब, वो टर्न करता है ऑब्जेक्ट अबाउट अ डैश पॉइंट। देखो जब रोटेट करोगे ऑब्जेक्ट को तो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड नहीं उसको आपको रोटेट करते हो। तो अगर फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट करते हो तो यहां पे आंसर क्या आएगा, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड दिया है ए और सी में। आगे देखो, द फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ डैश। सेंटर ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ रोटेशन, क्योंकि रोटेशन दे रहे हैं वो वाले फिक्स पॉइंट के ऊपर, तो वो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। द एंगल बाय विच द ऑब्जेक्ट रोटेट इज द एंगल ऑफ रोटेशन। तो ए हमारा आंसर है। उसके बाद आ जाओ 12th क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ये देखो इसको हम यहां लेके आएंगे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल क्या है इसका, 4। तो पी का ढूंढो, 4 ए और बी में ही दिया हुआ है। उसके बाद ध्यान से देखना, यहां पे ये वाला भी देखो, ये भी 90 90 और 90 90। तो ये भी पूरा 360 कंप्लीट होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 के साथ। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। तो P का भी 4, Q का भी 4, P का भी 4, Q का भी 4। तो ये आ रहा है ऑप्शन बी में, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। बाकियों का देखने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि सारी की सारी साइड्स बराबर हैं। तो 1 2 3 4 5 5 ही इसका आंसर होगा। तो S का
1 दिया हुआ है, तो ये आप आराम से ढूंढ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, दिस वन, इट हैज इन्फानाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इन्फानाइट कैसे हो सकता है भाई, एक ट्राइंगल सी शेप नहीं बन रही है, तो कितना होगा इसका, 3 होगा, 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इट हैज ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एक इधर से, लाइन्स ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा है, एक इधर से, एक बीच में से, नहीं बीच में से नहीं आएगी, सेम फिगर नहीं बनेगी, तो 1 और 2 तो मैंने ही ढूंढ दी, ठीक है, 2 उसके बाद, यस इसका 2 ही आंसर आ रहा है, 2 से ज्यादा आ ही नहीं रहा है इसका आंसर, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। बाकी के आपको चेक करने होंगे तो कर सकते हो। यहाँ पे देखो इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मुझे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। इट हैज ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये देखो 1 2 3 4 तो मैंने ऑलरेडी बना दी, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट था। इसके बाद आ जाओ, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, नंबर 0 हैज बोथ रोटेशनल एंड लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और इसको रोटेट करोगे तो आपको 0 दोबारा से मिल जाएगा, तो ये तो हुआ हमारा ट्रू। A regular polygon of n sides has 2n number of line of symmetry। भाई ये क्या बोल रहा है, हमने तो n पढ़ा था, तूने 2n कैसे कर दिया, तो ये फॉल्स है, तो अगला वाला फॉल्स ही दिया है, ए और बी में ऑलरेडी, तो आगे ये वाला करने की जरूरत नहीं थी वैसे। अ रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 कैसे आ जाएगा भाई, तो ये फॉल्स है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। That's it। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। आई नो बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा आसान था, इसीलिए फाइंड पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली। देखो शेप दी हुई है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था, तो पी में आ जाएगा इंटरसेक्शन एल्टीट्यूड साइड्स, तो ए और बी में से आंसर है। रेक्टेंगल ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होता है इसका, 2 होता है, 2 दोनों ऑप्शन में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन जहां पे आके डायगोनल्स इंटरसेक्शन करते हो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंगल ऑफ रोटेशन स्क्वायर का क्या होता है, 90 डिग्री, ना कि 180 डिग्री, तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। और यहां पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, जो कि बहुत इजी था, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिए तो ये चैप्टर भी अच्छे से समझ लिया, तो यहां पे ये आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, जो कि होगी हमारी, अगले चैप्टर में नहीं एक्चुअली में मिलेंगे, यहां पे आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। हम अब इसकी रीजनिंग की कुछ क्या करेंगे, जो भी ट्रिक्स होंगी या कुछ करने वाला होगा वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। एंड बीच में शायद एक आधी क्लास होगी हमारी कि हमारा पेपर हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, कि एग्जाम में बैठे हैं तो उसको कैसे अटेम्प्ट करा जाए कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, 40 प्लस, 45 प्लस, 50 प्लस, इतने मार्क्स एटलीस्ट स्कोर कर पाए हम, ताकि हम लेवल 2 में जा पाए। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स दूंगा, प्लस आपके लिए मैं मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, और मॉक टेस्ट कब आएंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, वो सब मैं आपको फेस रिवील में बता दूंगा। जब फेस रिवील करेंगे तब कुछ बोलने को तो होगा नहीं भाई, तो इससे अच्छा है कि हम उस टाइम पे ये वाली बातें कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियोस में, जब भी मैं बनाऊंगा रीजनिंग के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।